जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब। फिरोज सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। क्यों ट्रम्प साहब उतना हिला नहीं पा रहे हैं बाजार को जितना हमें डर है? अनिल सर, उसके 5-7 कारण हैं। हम्म। मेरे हिसाब से वो हिला नहीं पा रहे, इनफैक्ट वो हिलाने की कोशिश कर रहे हैं हम्म। ताकि हम नेगोशिएशन में नरम पड़ जाए, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। अपना अपना रुपी डेप्रिशिएट हो, अपनी कैपिटल मार्केट ट्रबल में आए, अपनी डेट मार्केट ट्रबल में आए, तो फिर हमें नेगोशिएशन करने की जो हेडरूम होती है वो कम हो जाती है। इसके 5-7 कारण हैं। पहले तो मार्केट में काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, वो एक चीज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एफआईआई के माल बिक चुका है। जो डिस्क्रिशनरी एफआईआई थे उसने माल बेच दिया। इंडेक्स फंड एफआईआई बेच नहीं सकता। बाकी जो एफआईआईज हैं जो प्रॉप संभालते हैं उनकी भी बहुत लो वेट है, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको सबको चोक कर चुके हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस। पेंशन फंड्स, जो डिफरेंट स्टेट पेंशन फंड्स हैं, वो सब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप देखते हैं उनकी ओनरशिप। सो पॉइंट ये कह रहा हूँ कि एफआई की कैश मार्केट में बिकवाली आएगी कहाँ से? वैनगार्ड तो बेचेगा नहीं जब तक कि उसको रिडेम्पशन नहीं आएगा, वो तो एफटीएससी को फॉलो कर रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन फंड मैनेजर बेचेगा तो जो नया पैसा आ रहा है उसका क्या करेगा? उपयोगी हर स्कीम, आप टॉप स्कीम देख लीजिए, किसी के पास 400 करोड़ की एसआईपी आ रही है, किसी के पास 700 करोड़ की एसआईपी आ रही है हर महीने। वो बेच के कैश लाएगा तो और कैश आने भी वाला है उसके पास। हर 10 दिन में आ जाते हैं 100 करोड़, और मैं अपना माल बेच दूंगा तो वो डीआई बेच नहीं पा रहा। कैश फ्यूचर्स मार्केट में एफआईआई नेट शॉर्ट 92%, वन ऑफ द हाईएस्ट पे पहुंच चुका है। राइट, ऑप्शन की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सबसे सस्ती है। अगले महीने का, अगले हफ्ते का भी अगर मुझे ट्रम्प साहब की रिस्क को हेज करना है, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं 5% गिरा दूं मैं इंडिया की मार्केट, इसीलिए वो 25 में कुछ नहीं हुआ तो 50 की बात कर रहे हैं। राइट, फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं। अगर मैं 23,000 का भी पुट अगले हफ्ते का खरीदना चाहूं तो 2.25 2.5 रुपए में मिल रहा है। 2.5 रुपए में पुट ऑप्शन मिल रहा है, 4% दूर, 4.5-5% दूर। सो इम्प्लाइड वॉल्स भी स्पाइक नहीं कर रही है। एंड आई पर्सनली थिंक अर्निंग इज ओके। इन अर्निंग्स की रिजल्ट सीजन भी ठीक है, तो आई थिंक जो दबदबा मार्केट में आना चाहिए थोड़ा बहुत तो आता ही रहता है। 300 400 500 पॉइंट इस बेस पे, 25,000 की बेस पे 500 पॉइंट होता ही क्या है, 2%। बिल्कुल, आपने इंटरेस्टिंग बात कही। और उसमें से एक जो पॉइंट, एफ आई की शॉर्ट पोजीशन हाईएस्ट लेवल के आसपास चल रही है, 92%। इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग 8% घटकर। अगर मैं डेटा देख रहा था फिरोज सर, 2012 के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 5 दिन एफ आई की इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग पोजीशन है वो 10% के नीचे रही है। क्या ये ओवरसोल्ड है? ऐसे में अगर ओवरसोल्ड है तो कब आ सकती है शॉर्ट कवरिंग, और किस ट्रिगर से? कुछ अंदाज दे सकते हैं आप? यस अनिल सर, ये ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड इसको मैं अगर कॉम्बिनेशन में देखता हूं, सिंथेटिक फ्यूचर्स जो है उसके ओवरसोल्ड, उसकी अगर मैं उसकी तुलना करता हूं, व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, आज की डेट में दिसंबर के जो ऑप्शंस हैं वो भी काफी लिक्विड हो चुके हैं। और 4-5 महीने हैं फिर भी वो लिक्विड हो जाते हैं आजकल। उनकी अगर आप देख रहे हैं तो उनकी जो सिंथेटिक फ्यूचर्स की प्रीमियम है वो आज भी प्रीमियम पे चल रही है। 5.5 होना चाहिए बट 6.5 पे चल रही है। इसका यह मतलब है कि शॉर्ट टर्म फ्यूचर्स नहीं होते, दिसंबर के ऑप्शंस होते हैं। तो आप अगर फ्यूचर्स की शॉर्ट कवरिंग, शॉर्टिंग तो एफआईआई कर सकता है, बट वो ऑप्शंस में शॉर्ट नहीं करता है इतना। दिसंबर में जाके वहां रिटेलर्स ट्रेड कर रहे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज, जो भी आपकी सिंथेटिक फ्यूचर का प्रीमियम होना चाहिए उसका रिपो रेट से काफी लेन देन होना चाहिए। 5.5 के बदले वो 6.5 पे है। दैट मीन्स दिसंबर इज लॉन्ग, फ्यूचर्स आर शॉर्ट, सो इट इज इन ओवरसोल्ड टेरिटरी। अब रहा सवाल क्या ट्रिगर कर सकता है, मेरे हिसाब से अगर इतना ट्रम्प साहब ने वॉर वॉर ट्रेड वॉर पे इतना दबदबा ले आया तो थोड़ी सी भी खुशखबरी आएगी तो जो हल्के वाले हल्के हो रहे हैं अभी वो फटाफट अंदर आएंगे। आई थिंक दिस होल, ये जो अगर कुछ सुलह होगी वो खुद ही ट्रिगर होगा मेरे हिसाब से। जिसने मुसीबत क्रिएट की, जिस सिचुएशन ने, वही उसका शॉर्ट कवरिंग का ट्रिगर बनेगा। तो बस अगर टेरिफ वॉर पर कोई अच्छी खबर आ जाए, या तो जो उनके डेलीगेशन गए हुए हैं रशिया वशिया में, कुछ बातचीत करके कोई वहाँ सोल्यूशन निकाले तो बात बने। अब आइए सर, कुछ अहम लेवल के नज़दीक हम हैं भी, क्योंकि जिन लेवल के आसपास निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, इवन मिड कैप इंडेक्स है, बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और अब टूटा टूटा नहीं टूटा, बस वैसे ही मन में वो चल रहा है कि आज का दिन बड़ा मेक और ब्रेक है। अगर समझिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूटते हैं तो कितनी गिरावट का खतरा और बढ़ जाता है आपके हिसाब से? अनिल सर, मेरे हिसाब से ज्यादा खतरा नहीं है।
ज्यादा खतरा इसीलिए नहीं है क्योंकि जो NSE 500 की कंपनियां हैं उनकी उसमें काफी सारे हैवी वेट्स हैं जो इतने ओवर वैल्यूड नहीं है। अब अगर आप निफ्टी की देख रहे हैं, निफ्टी की अगर हर 50 कंपनियों की अगर आप एक्सेल शीट में उनकी पीई डालते हैं और उसकी वेटेड एवरेज करते हैं तो 35 आती है, 22 नहीं आती। बट अगर आप फ्री फ्लोट की आप पी फाइंड आउट करते हैं तो NSE की वेबसाइट पे आपको 22 दिखेगा। तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो निफ्टी 50 में घुस गए हैं जिनकी 500 की पी है, तो वेटेड एवरेज को बढ़ा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि फंड मैनेजर्स वो जो वैल्यू स्टॉक्स हैं जो ओवर हीटेड नहीं है उनके पीछे पड़े हैं, और वो जो जिसके पीछे पड़े हैं वो हैवी वेट्स हैं, वो इतने लाइट वेट्स नहीं है। देखिए फार्मा में 4% की वेट है, बैंकिंग में 31% की वेट है। जिस फंड मैनेजर से बात करता हूं वो कहता है आई एम गोइंग ओवर वेट ऑन बैंक्स, पहले से ही वेट 31 है और ये ओवर वेट साहब भी जा रहे हैं। तो इसको गिराना, निफ्टी को गिराना बड़ी मतलब कठिन होगा। ऑफ कोर्स होने को कुछ भी हो सकता है, आई थिंक नॉट मोर देन 3-4%, विच आई थिंक यू शुड लिव विथ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ट्रेडर तो 500 100 पॉइंट में बेचारे को स्टॉप लॉस लग जाती है। आई एम ओनली स्पीकिंग ऑफ इन्वेस्टर, 3-4% इज व्हाट आई सी सस्टेनेबल। बट आपने सही फरमाया सर, 2012 के बाद 5 लगातार दिन 10% की से कम की शॉट्स आई थिंक कभी नहीं हुई है। बट दो कारण हो सकते हैं अनिल सर, लास्ट टाइम भी मैंने यही आपके आई थिंक शाम वाले शो में कहा था कि जो जेन स्ट्रीट की वजह से जो हमने नोशनल से डेल्टा की तब्दीली की है, नोशनल पे ऑप्शंस चलते थे, अब डेल्टा लिमिट्स पे जो करी है उसमें काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर्स, फ्यूचर्स ट्रेडर्स अपनी पूरी रणनीति को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। उसकी वजह से वॉल्यूम थोड़ा कम है। तो दैट कुड बी वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स क्यों वो लॉन्ग बढ़ नहीं पा रहा है। है। अच्छा सर, ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों की इस बाजार में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से ट्रेडर्स को थोड़ी रणनीति अलग रखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे बोलूं तो NSE 500 के अलावा NSE 500 में सबसे छोटी कंपनी मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले, रेमंड थी, राइट? वो 4200 करोड़ की टोटल मार्केट कैप पे है। तो ये 500वीं कंपनी 4200 पे है। 107 कंपनियां ऐसी हैं जो बिलियन डॉलर प्लस की मार्केट कैप है आज भी, बट वो NSE 500 में नहीं है। तो आपको ये 107 को अपना यूनिवर्स बनाना है, और उसमें अगर आप देखेंगे कि कौन ये इंडिसेस में आने वाला है और उसमें आप थोड़ी ज्यादा होमवर्क करेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे, दैट कुड बी अ ग्रेट ट्रेडर स्ट्रेटजी और इवन एन इन्वेस्टर स्ट्रेटजी। ये कोई किसी को पता नहीं कि 107 बिलियन यूनिकॉर्न्स NSE 500 में नहीं है, जब 4200 वाली आधी यूनिकॉर्न पहुंच गई, 107 बाहर है। तो इस पे मैं ये देखता हूं कि कौन सी एक एक स्टॉक कब NSE 500 में आने की उम्मीद है, आने की उम्मीद है भी या नहीं। फिर उसके आधार पर उसकी ओनरशिप को देख के क्या ओनरशिप में तब्दीली आएगी, उसके आधार पे आप स्टॉक्स चुनेंगे। तो इवन 6 मंथ्स 1 ईयर वो ज्यादा प्रॉफिट। अब एक उदाहरण दे रहा हूं, स्ट्रेटेजी पे चले ट्रेडर्स, ना कि हिस्टोरिकल वेज ऑफ ट्रेडिंग। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज सर, समय दिया आपने, विस्तार से बाजार की सिचुएशन, डेटा एनालिसिस और साथ ही स्ट्रेटजी पर आपने हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, वक्त है एक बिगुल का जय ठक्कर के लिए।